नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। मेरे साथ स्टूडियो में द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम, आपका भी स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको एक झलक उन खबरों की दिखाते हैं, उन सुर्खियों की दिखाते हैं जिन पर आज विस्तार से विश्लेषण होगा, विस्तार से चर्चा होगी। पहली खबर नौकरियों से जुड़ी है। आईटी कंपनियां नौकरी देने के मामले में पिछड़ रही हैं। ग्रोथ घटी है, नतीजे आए हैं। क्या कुछ है नतीजों के भीतर, क्या कुछ है नौकरियों वालों को लेकर, इसकी पड़ताल करेंगे, इसका जायजा लेंगे। दूसरी खबर राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर है। सरकार ने नई सहकारिता नीति घोषित की है। गांव गांव तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचने का ध्येय है, लक्ष्य है। क्या कुछ है इस नीति में, क्या कुछ प्रस्ताव है, क्या कुछ मंशा है सरकार की, सब कुछ जानेंगे इस खबर के भीतर। तीसरी खबर जो अहम होगी वो होगी अनिल अंबानी से जुड़ी। छापेमारी क्यों हुई? ईडी ने अनिल अंबानी के कई ठिकानों पर छापे मारे। अभी कुछ ही दिन पहले एसबीआई ने फ्रॉड लोन घोषित किया, उसके बाद ये छापेमारी। किस उलझन में फंसे हैं अनिल अंबानी, क्या कुछ अचानक घटने लगा, होने लगा, ये हमारी अगली खबर होगी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मामला आएगा अमेरिका का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि अमेरिका में 15% होगी टैरिफ की नई बेसलाइन। देखिए, अभी जो आपने पहली बेसलाइन रखी थी उसके बाद सारी डील्स हो नहीं पाई, ठीक है, और अब आपने कहा अब 15% होगी बेसलाइन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि जब आप कहते ना कि डील होने वाली है, बाजार में इससे डर है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बयानों के बाद वो सारा जो उत्साह है ठंडा गया। अब कुछ भी डील हो, जो होना है होगा, कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक खबर आएगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सेना का दखल बढ़ा है। जी हां, बड़ी खबर तो नई नहीं है, एंगल नया है, चर्चा नई है। क्या कुछ है यहां पर, ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे। और चलते चलते चीन की बात कर लेंगे कि ऐसा क्या कुछ हुआ चीन में कि कमोडिटी बाजार अचानक चमक उठा, उबल उठा। क्या कुछ हो रहा है चीन में, और चीन से ऐसी कौन सी खबर आई जिसने कमोडिटी बाजार में दरअसल हलचल मचा दी। तमाम कमोडिटीज अपनी ऊंचाई छूने लगी, चमक दिखाने लगी। तो एक एक करके खबरों का विश्लेषण होगा। पहली खबर आईटी सेक्टर से जुड़ी। देखिए, नतीजों के सीजन में अगर आप एक निवेशक हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो आप आईटी के नतीजों को, कंपनियों के नतीजों को एक दूसरे चश्मे से देख सकते हैं। लेकिन नतीजे उनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कर नौकरियों के लिए आईटी कंपनी की तरफ देख रहे हैं। आईटी सेक्टर में रोजगार बढ़ने की रफ्तार रुक सी गई है। आईटी कंपनियों की तरफ से जारी किए गए जून तिमाही के नतीजों में पता चला कि देश भर की 6 दिग्गज कंपनियों में जून तिमाही में कर्मचारियों की संख्या 4000 भी नहीं बढ़ी है। मतलब आप समझिए, जितने पिछले साल थे, पिछली तिमाही में थे, अब उनसे की जो संख्या में इजाफा है वो 4000 भी नहीं है। 2024 की जून तिमाही के मुकाबले ग्रोथ 72% घट गई है। अब इसमें आप थोड़ा एआई का सहयोग मान लीजिए, और बाकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती का, ग्लोबल इवेंट्स का। 2024 की जून तिमाही में टॉप 6 आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या करीब 14000 बढ़ी थी। अब सर, सवाल यही है कि किन कंपनियों में रोजगार घटे और रोजगार घटने की वजह क्या है? आईटी कंपनियों का रोजगार आपको निवेशक के तौर पर भी और रोजगार बाजार के तौर पर भी दोनों तरह से जोड़ता है। और यह समझना जरूरी होता है कि अगर आईटी कंपनियां या सूचना तकनीक की भारत की बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां अगर ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि उनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स भी उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा मांग की, डिमांड की उम्मीद नहीं है, और दूसरी तरफ रोजगार बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। करीब करीब 283 बिलियन डॉलर की पूरी इंडस्ट्री है। और जिन प्रमुख कंपनियों की सूचनाएं हमारे पास आई, इनके बारे में शोभम ने आपको बताया कि पिछले साल की तिमाही के आखिरी तिमाही की तुलना में 72% गिरावट आई है। उनमें सबसे ऊपर टीसीएस है। टीसीएस की जो इंक्रीज है वो केवल सीमित तक
थोड़े से एम्प्लॉयज तक सीमित है। इसके बाद इन्फोसिस है, इन्फोसिस के बाद HCL है, HCL के बाद विप्रो है, टेक महिंद्रा है और LTI माइंडट्री है। इन सारी कंपनियों में मिलाकर 4000 से कम नौकरियां बनने की संभावना, ये उनकी तिमाही नतीजों का संकेत है। और ये दो बड़े ट्रेंड बता रहा है। एक तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कंपनियां IT की डिमांड को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के कारण बड़ा असमंजस है, उथल पुथल है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि अमेरिका की कंपनियों को भारतीय कर्मचारियों को हायर नहीं करना चाहिए, ये भी कल उनका बयान आया। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि ये जो मिड लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। बहुत सारे प्रोसेस ड्रिवन वर्क जो कंपनियों में होते हैं वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सौंपे जा रहे हैं। तो भारत का जो सबसे सुनहरा, सबसे गुलाबी बाजार था, जिसे देखते हुए भारत में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ और टेक्नोलॉजी कोर्सेज चलते थे, उनके लिए ये खबर बेहद निराशाजनक है कि ये सारी बड़ी कंपनियां मिलकर केवल 4 से 5 हज़ार नई नौकरियां ही क्रिएट कर पाई हैं। अगली खबर, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित की है। नई नीति के तहत देश के हर गांव में कम से कम एक कोऑपरेटिव खोलकर देश के करीब 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस पॉलिसी के जरिए 2034 तक देश की GDP में सहकारिता सेक्टर के योगदान की मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना वृद्धि होगी, ऐसे संकल्प लिए जा रहे हैं। सर, नई पॉलिसी में क्या कुछ बदलाव हैं और चुनौतियां आपको क्या दिख रही हैं? काफ़ी समय से ये पॉलिसी प्रतीक्षित थी और जब से सरकार 2014 में आई, उसके बाद हमने कई बार अलग अलग मौक़ों पर ये सुना था कि भारत की सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए एक नई पॉलिसी लाने वाली है। फिर एक नया विभाग बनाया गया, गृह मंत्री अमित शाह को उसकी जिम्मेदारी दी गई और ये नई पॉलिसी जो आई है, ये पॉलिसी कई मायनों में सहकारिता क्षेत्र को जिस तरह से सरकार मैनेज करती है या प्रबंधन करती है, उसके नज़रिए में बड़ा बदलाव दिखाती है। ज़मीन पर कितना बदलाव होगा ये बाद में पता चलेगा, पर सरकार का अप्रोच कोऑपरेटिव्स को लेकर जो बदला है वो इसमें साफ साफ दिखता है। 2002 की पॉलिसी थी इससे पहले, जिसकी जगह अब ये 2025 की पॉलिसी होगी, जिसका कल ब्यौरा जारी किया गया है। लक्ष्य जैसा इसका यह है कि 2025 से 45 के बीच में अगले 20 साल के भीतर सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना है। पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो लक्ष्य के साथ आए हैं, जो सहकारी नीति में पहली बार हमें दिखता है। पहला यह है कि हर गांव और हर पंचायत में कम से कम एक सहकारी संस्था बनाई जाएगी। यानी सहकारिता जो अभी तक कुछ राज्यों में काफ़ी गहराई से फैला हुआ नेटवर्क था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, और कुछ देश के ऐसे ऐसे थे जिनमें कोऑपरेटिव्स की एक्सेस या आउटरीच गांवों में सीमित थी। लेकिन लक्ष्य यह है कि 2026 तक 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव समितियां, जिनको पैक्स कहा जाता है, ये बनाई जाएंगी, 2 लाख नई। और जो संकेत है इससे ये कि धीमे धीमे एग्रीकल्चर क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा इन पैक्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए, ताकि मुख्य धारा के बैंकों से उसे अलग किया जा सके। इसके साथ डेयरी और फिशरीज को भी सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा। नए कुछ क्षेत्र हैं जिनको इसमें शामिल किया गया, जिसमें फिशरीज हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी खासतौर पर है, फ्लावर कल्टिवेशन है, वेयर हाउसिंग है, LPG का डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि नई सहकारिता नीति सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के केंद्र भी खोलेगी। प्रबंधन को आधुनिक बनाने की बात कही गई है, पारदर्शिता के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जहां पर चुनौतियां भी निहित हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे, 31 जनवरी 2026 तक हर राज्य को इस मॉडल पर अपनी सहकारी नीति बनानी होगी। यानी अब राज्यों में एक अलग से पैरेलल कोऑपरेटिव पॉलिसी होगी, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर्स कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट भी है। दोनों केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ इसको को संभालते हैं संविधान के तहत। और खासतौर पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नीतियों को बदलना होगा और कम विकसित क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। तो राज्यों को भी एक नई नीतियां बनानी होंगी। एक सबके लिए एक समान ऑडिट की प्रक्रिया की जाएगी, अकाउंटिंग के नियम स्टैंडर्ड होंगे। सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने आप चुनाव होंगे और बोर्ड की जवाबदेही तय की जाएगी। यही वो सबसे कठिन बात है जो सहकारी संस्थाओं को भारत में सबसे ज़्यादा विवादित और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है, वो है चुनाव और बोर्ड की जवाबदेही। इसके अलावा महिलाओं और दलितों को हिस्सेदारी देनी होगी। ये मोटा खाका है सहकारिता नीति का, जो 2002 के बाद पहली बार नई सहकारिता नीति लागू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इस समय दुनिया के तमाम देश, तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन की तरफ दरअसल रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए उम्मीदें लगाए बैठी हैं।
बीजिंग में चल रहे समिट में भी ईयू और चाइना के बीच शायद कुछ इस पर लेकर नजदीकियां बढ़ी हैं, ऐसी चर्चा है। इस बीच भारत में चिंता बढ़ी है। अभी हाल में बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू दिया एक समाचार पत्र को, और उसमें उन्होंने बताया कि इसकी कमी की वजह से कई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी रुक रहा है। सर, क्या समझा जाए, कैसे समझे जाए इस दुविधा को, और आपको क्या लगता है कि कैसे भारत के लिए इस समस्या का समाधान मिल सकता है? भारत के लिए भी फिलहाल रेयर अर्थ की आपूर्ति की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। जैसा कि हम लगातार बोनस पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से सरकार अलग अलग तरह से चीन को समझाने के लिए चीन से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और उसी क्रम में विदेश मंत्री की यात्रा थी। कल चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा खोले गए। भारतीय कंपनियों को अभी रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर कोई गारंटी या कोई सप्लाई की सुविधा का संकेत चीन से नहीं मिला है। और उसी बात को बजाज ऑटो की तरफ से कहा गया। बजाज ऑटो क्या, टीवीएस क्या, और क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, सबको रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए, और चाइना उसकी उस पर मोनोपोली है। लेकिन हाँ, एक दूसरी तरफ रेयर अर्थ की एक सप्लाई चेन खुल रही है। तो भारत को ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर ईयू के साथ थोड़ी उदारता दिखाई जा रही तो भारत के साथ भी होगी। ईयू के साथ ऐसे संकेत मिले हैं कि बीजिंग में जो ईयू और चाइना का समिट था, उस समिट में रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर बातचीत बन गई है। एक समझौता बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वैसे ये समिट बहुत अच्छा नहीं गया। 2 दिन के सम्मेलन को एक ही दिन में खत्म करना पड़ा। चीन और ईयू के बीच गहरी असहमतियां थी। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन का जो रुख था रूस के समर्थन में, उससे ईयू बेहद असहमत था। लेकिन फिर भी खींचतान कर ऐसा संकेत मिल रहा है कि चीन की ईयू की कंपनियों को रेयर अर्थ की आपूर्ति मिल जाएगी, जिसके संकेत समिट खत्म होते होते मिलने लगे हैं। तो देखिए कितना बदलाव आया है। रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर जो अकादमीय बहसें बड़े बड़े मंचों पर थी, वो अब फैक्ट्रियों तक उतर गई हैं। बात यहाँ तक आ गई है कि बजाज ने बताया कि अगस्त में इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गोगो का उत्पादन रोकना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ईडी ने 3,000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड घोटाले में अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। 2017 से 2019 के दौरान अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को यस बैंक की तरफ से दिए गए 3,000 करोड़ रुपए लोन के मामले में ये जांच हो रही है। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से समझा दें। एक सीबीआई की एफआईआर हुई, जिसके बाद ये कार्यवाही शुरू हुई। और देखिए, अनिल अंबानी के कंपनी के भविष्य को लेकर हमने पिछले 1 महीने में बड़ा बदलाव देखा। 1 महीने 15 दिन पहले तक शेयर बाजार में स्टॉक्स चढ़ रहे थे। लोगों को लग रहा था कि अनिल अंबानी वापसी कर रहे हैं। और इसके बाद एक फ्रॉड का मामला आया, और उसके बाद सीबीआई ने जो एफआईआर की, वो एफआईआर की गई है सेबी की तरफ से, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। इनको मिलाकर 50 कंपनियां अनिल अंबानी की हैं, जिनके 35 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। और जो 3,000 करोड़ का फ्रॉड है, इसमें यह माना जा रहा है कि बहुत सारा पैसा शेल कंपनियों के जरिए उन 50 कंपनियों को डाइवर्ट किया गया, जब जो लोन किसी एक खास उद्देश्य के लिए लिया गया था। और ऐसे सबूत भी मिले हैं कि एस बैंक के अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं, और उन्हें इसके लिए पैसा भी दिया गया था। तो एजेंसी ने इस जांच के बाद अब अनिल अंबानी समूह फिर मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि ईडी के इस छापे के बाद अब नए सिरे से इस बैंक घोटाले की जांच शुरू हो रही है। मुंबई में इस बात की चर्चा भी है कि इस जांच की आंच कई बैंकों तक भी आएगी, क्योंकि ईडी इसमें कई सारी पुरानी फाइलें खोलने की कोशिश करेगा, जो 7-8 साल पुरानी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी सीईआरसी के एक आदेश के बाद एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स के शेयर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। गुरुवार को सीईआरसी आदेश के बाद शेयर में 30% की गिरावट आई थी, लेकिन शुक्रवार को कुछ रिकवरी दिख रही है। सीईआरसी ने मार्केट कपलिंग की व्यवस्था लागू करने को कहा है, जिसमें सभी बिजली ट्रेड बोलियों को एक समान मूल्य तय करना होगा। यह व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी। सर, क्या है ये व्यवस्था और शेयर पर इतना खराब असर, उसका ये टेक्निकल टर्म को थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दीजिए। आईएक्स के निवेशक तो एक तरह से बिल्कुल उनके हाथ से सब कुछ निकल गया। 24 जुलाई वाले दिन कल
स्टॉक करीब करीब 30% टूट गया एक साथ। बड़ा इतनी तेज गिरावट आमतौर पर एक दिन में नहीं होती। और ये मार्केट कपलिंग का जो आदेश था, भारतीय नियामक ने एक पावर मार्केट में ट्रेड का पूरा तौर तरीका ही बदल दिया। ये इतना बड़ा फैसला है कि इस फैसले के बाद आईईएक्स की का जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, वो ध्वस्त हो गई। मार्केट कपलिंग का तरीका क्या है? अब होगा ये कि जितनी भी बिजली खरीद की बोलियां होती हैं, आपको बताएं कि भारत में एक एनर्जी एक्सचेंज है जिसमें बिजली की खरीद के लिए आप बोली लगा सकते हैं, ले सकते हैं, जहां सरप्लस कैपेसिटी की बिजली ट्रेड होती है और प्राइवेट सेक्टर, तमाम प्राइवेट सेक्टर के सप्लायर, यहां तक कि राज्य सरकारें भी कभी कभी वहां जाकर बिजली खरीदती हैं। तो जो अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होती है ग्रिड में, वहां बेची जाती है और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। तय किया गया कि अब सभी बिजली खरीद की बोलियों को एक साथ मिला लिया जाएगा और एक डे हेड मार्केट का शेड्यूल शुरू होगा। इसका जो सबसे बड़ा असर होगा वो ये होगा कि बिजली की कीमतें, जो एक्सचेंज से बिजली बिकती है, उसकी कीमतें तय करने में आईईएक्स की हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी, लगभग नियमित हो जाएगी। करीब करीब 85% हिस्सेदारी को गंवा देगा। इसके अलावा इस वजह से जो उसको ट्रांजैक्शन फीस मिलती है, उस फीस में भी कमी आएगी, क्योंकि वही उसके 70% राजस्व का हिस्सा और उसकी बाजार की हिस्सेदारी में कमी होगी। और अब ये बाजार 3 एक्सचेंजों और सेंट्रल ग्रिड के बीच में बट जाएगा, यानी सारे एक्सचेंज मिलकर एक साथ काम करेंगे। और इसलिए कंपनी का जो पुराना पी था 30 से 35 से 40 टाइम्स का वो अब मिलना मुश्किल है। मार्केट कपलिंग से ऐसा माना जा रहा है 40% तक इनकम पे प्रभावित होगा और इसलिए तमाम ब्रोकर्स ने, खासतौर से बर्नस्टीन ने, इसके लक्ष्य घटा दिए हैं। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है भारतीय पावर ट्रेडिंग के रेगुलेशन में, जिसका सीधा नुकसान हमें आईईएक्स को दिखाई दिया और इसलिए निवेशकों को उसमें बड़ा नुकसान। आगे बढ़ते, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगस्त से अमेरिका में टैरिफ की नई बेसलाइन 15% होगी। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ 15% से शुरू होकर 50% तक लागू होंगे। सर, ये 15 से 50% की रेंज में भारत कहाँ फिट होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बड़ा रेंज दिया है। अगर आप इस रेंज को देखें 15 से 50% को, तो इसमें ट्रंप का जो इशारा हम समझ सकते हैं इतने दिनों के कामकाज के तौर पर, जैसी वो डील्स कर रहे हैं, उस हिसाब से वो 15 से 50% के रेंज को तय करने के लिए व्हाइट हाउस ये फार्मूला अपना सकता है कि किस देश के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट कितना ज्यादा है, या किस देश के पक्ष में उसका व्यापार सरप्लस ज्यादा है। जैसा कि हमने अभी हाल के सारे सौदों में देखा, भारत के साथ व्यापार सरप्लस ज्यादा था, इसीलिए भारत पर 35% 36% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि 3 स्लैब्स हमें दिख रहे हैं। एक तो 15% का बेसिक स्लैब है, इसके बाद एक 19% का स्लैब है जो फिलीपींस को दिया गया, एक 20% का स्लैब है जो वियतनाम को दिया गया, और एक 15% के आसपास का स्लैब है जिसमें कुछ हिस्से जापान को दिए गए थे। भारत इसमें कहां सेट होगा, क्योंकि डील तो होने की संभावना नहीं है। 1 अगस्त की तारीख में अब मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं और 1 अगस्त से ट्रंप प्रशासन इसे लागू करने की पूरी तरह तैयारी कर चुका है। तो अब ये कयास बाजार में आकलन इस बात पर है कि भारत को 20% वाले स्लैब में लाया जाएगा, ये उससे ऊपर भी लाया जाएगा। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो जो 10% का ब्रिक्स टैरिफ है वो भी शामिल होगा कि नहीं होगा, ये अंदाज लग रहा है। लेकिन बाजार और उद्योग अब इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। सर, दूसरा सवाल, ट्रंप ने आईटी कंपनियों से कहा है कि भारत में कामगार ना रखें। आईटी सेक्टर पर क्या असर होगा इसका? ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण खबर है। उन्होंने स्पेसिफिकली गूगल, अमेजन, मेटा, इनको सबको लक्ष्य करके कहा कि उन्हें अमेरिकियों को पहले नौकरी देनी चाहिए, भारतीयों को नहीं देनी चाहिए। ये दरअसल दोहरी चुनौती है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रवास नीतियां हैं वो पहले से ही अमेरिका में भारतीयों के लिए काम करने के अवसर सीमित कर रही हैं, वहाँ रहने के अवसर सीमित कर रही हैं। ग्रीन कार्ड, H1B वीज़ा, ये सारी नीतियाँ बदल दी गई हैं। लोग वहाँ से नौकरियाँ छोड़कर वापस लौट रहे हैं। अब आईटी कंपनियाँ अपने अगले एक्सपेंशन के लिए उन पर दबाव होगा कि वो लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को काम पर रखें, जो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि एक तो अमेरिका में उस तरीके के टेक्निकल रिसोर्सेज की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, जो भारत और चीन जैसे देशों से वहाँ पहुँचता है और फ्रेशर होते हैं और बेहतर ढंग से काम करते हैं। कंपनियों के लिए अगले कुछ महीनों में ये संभालना मुश्किल होगा कि वो कहाँ से श्रम शक्ति को लेकर आएं। और जो भारतीय कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं उनके लिए तो और ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि उनके सबके वहाँ सेंटर्स बने हुए हैं। ऐसा संकेत है कि जब ये टैरिफ की व्यवस्था स्थिर होगी तो कंपनियां फिर वहाँ से बाहर कई जगह अपने सेंटर्स खोलने की कोशिश करेंगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। एक और खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल पर निशाना साधा है।
इस बार ट्रंप सीधा फेडरल रिजर्व के दफ्तर पहुंचे और दफ्तर की बिल्डिंग के रेनोवेशन पर हुए खर्च को फिजूल खर्ची बताते हुए पावेल पर निशाना साधा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वे अभी पावेल को हटाएंगे नहीं। ब्याज दरें नहीं घटाने के लिए पावेल लगातार ट्रंप के निशाने पर है। सर, ट्रंप ने फेड के दफ्तर में किस तरीके के संकेत दिए हैं? ट्रंप की गतिविधियां इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल हैं। वाशिंगटन में वो फेडरल रिजर्व के दफ्तर में पहुंचे और कैमरे के सामने उन्होंने जेरोम पावेल के साथ उसकी लागत पर बहस की। दोनों लोग कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में से निकल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ये पैसा काफ़ी है, खर्च हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं रियल एस्टेट को बेहतर से जानता हूं, अगर मेरे यहाँ कोई ऐसा होता तो मैं उसे हटा देता। ये संकेत उन्होंने मीडिया के सामने दिए। उसके बाद उनकी जेरोम पावेल से बात भी हुई लागत को लेकर। ट्रंप एक पर्चा लेकर आए थे जिन्होंने जेरोम पावेल को दिखाया। पावेल उस पर्चे पर लिखी हुई संख्या से सहमत नहीं हुए, ऐसा फुटेज में कैमरे में दिख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दबाव बढ़ा दिया है फेडरल रिजर्व के दफ्तर में जाकर। दूसरी चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अगर ना भी हटाए जाए पावेल तो वो ब्याज दरों में कमी ज़रूर करें, पर ऐसा होने की उम्मीद कम है, क्योंकि फेडरल रिजर्व का अपना स्टैंड है कि महंगाई की संभावना बढ़ने की संभावना है। टैरिफ का असर लोगों की मुद्रास्फीति पर पड़ रहा है, इसलिए ब्याज दरों में कमी का कोई मौका नहीं है। दोनों तरह के संकेत हैं। एक तरफ कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो जब चाहें तो पावेल को हटा सकते हैं और उनकी जांच कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका कहना है कि हटाए जाने की संभावना नहीं है। पर ये जो टकराव है, जो अनिश्चितता है, ये बाजारों के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की राजनीति के बाद अब वहां की अर्थव्यवस्था में भी पाकिस्तान की सेना का दखल बढ़ने लगा है। ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान की सेना ने वहां पर अमेरिकी डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से हुई है। पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में डॉलर का भाव वहां की सरकारी भाव से ज़्यादा रहता है और ब्लैक मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से आधिकारिक मार्केट सूना रहता है, वहां कोई नहीं जाता है। सर, पाकिस्तान में डॉलर का ब्लैक मार्केट क्या है और वहां इतनी ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है? पाकिस्तान में डॉलर का बड़ा ब्लैक मार्केट तैयार हुआ है। हालांकि ऐसा अभी फिलहाल संकट नहीं, करीब 14 बिलियन डॉलर के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार है, करंट अकाउंट संतुलित है। लेकिन ऑफिशियल चैनल से बाजार में डॉलर की आपूर्ति कम है, क्योंकि केंद्रीय बैंक डॉलर की डिमांड को, मार्केट में डिमांड और सप्लाई को काफ़ी सख्ती से नियंत्रित करता है। तो जब आपूर्ति कम होती है तो ब्लैक मार्केट क्रिएट होता है। अफगानिस्तान और ईरान में से ट्रेड करने के लिए, तमाम स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के लिए जिसका भुगतान डॉलर में किया जाता है, जो इसका पैरेलल मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, उसमें मांग बढ़ी है। ब्लैक मार्केट में यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपए की दर करीब 6% के से ज़्यादा है। अब इसमें सेना की भूमिका कैसे बढ़ी? अचानक सेना और आईएसआई ने मिलकर ये समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ है। इसकी वजह से आईएसआई के मेजर, ऐसा रिपोर्ट है पाकिस्तान के अखबारों से कि आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर ने पहले एक्सचेंज कंपनियों के साथ बैठक की। फिर इसके बाद एफआईए ने कराची सहित कई शहरों में छापेमारी की और छापेमारी के बाद अनौपचारिक और ब्लैक मार्केट नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश की। कई डीलर भाग गए, छिप गए और तात्कालिक तौर पर डॉलर की खुले मार्केट में डॉलर की दर में ₹1 की कमी आई है। लेकिन यह बड़ा सिरदर्द है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए कि विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा होने के बाद भी, चूंकि बैंक ज़्यादा डॉलर जारी नहीं करता और इसलिए ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए डॉलर का ब्लैक मार्केट जारी है। सर, दूसरा सवाल ये कि ब्लैक मार्केटिंग पर पाकिस्तान ने नई कार्रवाई की है और ये कितनी कामयाब होगी? अगर गौर से देखें शुभम, तो ये 2 साल में दूसरी कार्रवाई जिसमें सेना को शामिल किया गया, यानी सेना की एजेंसी आईएसआई को शामिल किया गया। 2023-24 में भी इसी तरह ब्लैक मार्केट पे क्रैकडाउन किया था पाकिस्तान की एजेंसी ने। लेकिन डॉलर की थोड़ा समय अस्थिरता रही, लेकिन फिर ब्लैक मार्केट वापस लौट आया, कालाबाजारी फिर रुकी। दरअसल है क्या कि पड़ोसी देशों के साथ और स्मगलिंग की मांग के लिए डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जब तक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक बाजार में ज़्यादा डॉलर नहीं छोड़ेगा तब तक ये ब्लैक मार्केट चलता रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। चीन अपने यहाँ ओवर कैपेसिटी पर सख्ती करने जा रहा है, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट की कई इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जुलाई के दौरान कोयले से लेकर लिथियम कार्बाइड तक कीमतों में 10 से 68% की बढ़ोतरी हो चुकी है। चीन के इस कदम से वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ सकती है, साथ में महंगाई बढ़ने की आशंका तो है ही। सर, चीन में ओवर कैपेसिटी को लेकर किस तरह के सुधारों की तैयारी की जा रही है और इसकी वजह क्या है? दरअसल यह चीन का सबसे महत्वपूर्ण रीसेट है।
और तमाम घटनाओं के बीच ये बड़ी सुर्खी है। रीसेट क्या है पहले से समझते हैं। चीन पूरी दुनिया में सस्ते उत्पादन और जरूरत से ज्यादा उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसीलिए माना जाता है कि चीन के बाजारों में बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में सामान उपलब्ध है, और चीन इस अति उत्पादन से ओवर प्रोडक्शन के जरिए ग्लोबल मार्केट में डंपिंग भी करता है, कीमतों को भी प्रभावित करता है। लेकिन अब ये सारी व्यवस्था बदल रही है। चीन की सरकार ने ऐसे संकेत दिए कि डिफ्लेशन बढ़ने के कारण, बाजार में मंदी और की संभावना के कारण अब ओवर कैपेसिटी और अति उत्पादन पर सख्ती की जाएगी। और यह दरअसल सप्लाई साइड रिफॉर्म है जो चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था में इनिशिएट करने जा रहा है। इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं? स्टील है, कोयला है, सोलर पैनल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का किस्सा तो आप जानते ही हैं, सीमेंट है, डेटा सेंटर है और ऑयल रिफाइनिंग है। ये प्रमुख उद्योग हैं जिन उद्योगों में अब सख्ती के साथ कैपेसिटी कट की जाएगी और कैपेसिटी को रोका जाएगा। कैसे किया जाएगा? पहली चीज तो यह कि कीमतें तय करने में जो कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं और कीमतें तोड़ देती हैं, जो हमने पूरा का पूरा फिनोमेना इसमें देखा, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनियों ने सस्ती बेची और उसके बाद कई कंपनियां बंद भी हुई और बर्बाद भी हुई। उसी तरह से सोलर पैनल में और बाकी गतिविधियों इंडस्ट्री में भी जो पुरानी इकाइयां हैं उन्हें बंद करने की तैयारी की जा रही है। कीमतों में प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाई जा रही। चीन का जो औद्योगिक ढांचा है उसमें कुछ बड़ी कंपनियां और उसके साथ कुछ छोटी कंपनियां हैं भी जो उत्पादन करती हैं। शायद कोशिश ये होगी कि सीमा से अधिक उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनियों को उत्पादन घटाने के लिए कहा जाए, और छोटी कंपनियां जो पुरानी तकनीक पर चल रही हैं और बाजार को कट कर रही हैं उनको बंद किया जाए। छापेमारी की जा रही है, ज़्यादा रिपोर्टिंग के नियम बढ़ाए जा रहे हैं, उत्पादन के बारे में काफ़ी जानकारी मांगी जाएगी, कंपनियों को ऊर्जा के नए प्रयोग के लिए कहा जाएगा जिससे कि प्रदूषण फैलाने वाली एनर्जी का इस्तेमाल भी कम हो सके। ये बड़ा रीसेट है और चीन ने कई प्रमुख उद्योग इसके लिए चुने हैं जहां से ये व्यवस्था लागू होगी। सर, दूसरा सवाल ये, फिर बाजार पर आपको आगे क्या संभावना बनती दिख रही है? बाजार में बड़ी प्रतिक्रिया है। जैसा आपने बताया शुभम शुरुआत में कि कमोडिटी बाजार में पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में जो हमने तेजी देखी है वो चीन की इस नीति की तैयारी के तौर पर है। बाजार ये महसूस कर रहा है कि जैसे ही चीन में उत्पादन को कम करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अति उत्पादन को कम करने की कोशिश होगी, वैसे बाजार में आपूर्ति कम होगी और इससे कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि अभी जैसे कोयले की मांग है या स्टील की मांग है, वो उसकी खपत करने वाली कम कंपनियां होंगी बाजार में, क्योंकि सीमित कंपनियां होंगी, और इसलिए हमने आयरन, कोकिंग कोल, स्टील की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी है। खासतौर से जो बड़ी कंपनियां, उनके स्टॉक्स तेज हुए हैं क्योंकि उनकी जो छोटी प्रतिस्पर्धा है वो खत्म की जा रही है। छोटी जो कंपनियां उनके साथ काम कर रही हैं, इसलिए इस सख्ती से जो प्राइस कट कर रही थी उस प्राइस कट पे असर पड़ेगा और उनकी डिमांड बढ़ेगी। आप ये टेबल अपने सामने देखिए डेटा पॉइंट की। स्टील की कीमत में जुलाई के दौरान 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। पॉलीसिलिकॉन में करीब 68% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला जो है वो कई दिनों की डेली लिमिट से ऊपर है। आयरन ओर में 1.3% की बढ़ोतरी दिख रही है। लिथियम, एल्युमिनियम में भी बढ़ोतरी है। ये सारे वो उद्योग हैं जहां जिनका सीधा रिश्ता इस योजना से है, जहां चीन अपने उत्पादन में कटौती करने जा रहा है। हालांकि इसका असर सबसे बड़ा शुरुआती तौर पर यह होगा कि तात्कालिक तौर पर दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। चीन के दुनिया भर के जो उद्योग चीन के कच्चे माल, इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कीमत बढ़ेगी और शुरुआती दिनों में चीन से आने वाले सामान की महंगाई बढ़ सकती है। पर चीन का पर्पस यही है कि उस डिफ्लेशन को रोका जाए और अब प्रोडक्शन को लिमिटेड किया जाए, क्योंकि बाजार में मांग सीमित रह सकती है। कई देशों में सप्लाई चेन की रणनीतियों में भी बदलाव होगा। संकेत है कि अगले 6 से 18 महीनों तक कीमतें या तो वोलेटाइल रहेंगी या ऊंची रहेंगी। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सोमवार को आपसे मुलाकात होगी नए बोनस पॉइंट में, लेकिन अंशुमान जी से आप मिलेंगे अर्थम में। अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आज शाम को ही मिलेंगे, मिल चुके होंगे। अब तक नहीं मिले हैं तो प्राइम मेंबर बनकर मिल लीजिए, और अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं तो फिर आपको रविवार को अंशुमान जी का ये अर्थम मिलेगा। सर, इस बार क्या कुछ है अर्थम में खास? अर्थम में हम इस बार आपको उस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे आपके साथ जो हमें पिछले सप्ताह बाजार में दिखाई दी। आपने देखा कि जुलाई के पहले सप्ताह में सेबी ने भारत के F&O मार्केट में एक बड़ा स्कैम पकड़ा, कंपनी पर जुर्माना लगाया, उसे बाहर कर दिया और उसके
एक ही हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कंपनी को वापस जुर्माना चुकाने के बाद ट्रेडिंग करने की इजाजत दे दी गई। क्या हो रहा है भारत के स्टॉक मार्केट के इस एफ&ओ बाजार में? क्यों आखिर जेन स्ट्रीट को वापस लाना पड़ा? आमतौर पर ऐसे मामलों में सजा और बाजार से दूर रखने की प्रक्रियाएं लंबी चलती, इतनी जल्दी जेन स्ट्रीट वापस क्यों आई? भारत का एफ&ओ मार्केट किस चुनौती से जूझ रहा है और भारत के नियामक की सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि उसका एक हाथ ये कहता है कि 91% एफ&ओ ट्रेडर नुकसान उठा रहे हैं और दूसरा हाथ उस नुकसान के लिए जिम्मेदार पाई गई कंपनी पर को सजा देने के बाद वापस बाजार में बुला लेता है। इस पहेली को खोलने की कोशिश करेंगे इस बार के अर्थ में। जरूर देखिएगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। ये भारतीय बाजार का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें एक विदेशी क्वांट पावर हाउस ने शेयर बाजार के सूचकांकों को अपनी उंगली पर नचाया और शिकार बने लाखों छोटे एफ&ओ ट्रेडर। घोटाला खुला, जुर्माना लगा, लेकिन ये कंपनी 2 हफ्ते के भीतर वापस कारोबार में लौट आई। सेबी ने इसे वापस ट्रेड करने की इजाज़त दे दी। ऐसा क्यों हुआ? कैसे भारत के एफ&ओ बाजार एक किस्म की लॉटरी या सट्टेबाजी बन गया है? और वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण सेबी को इस कंपनी को वापस ट्रेडिंग करने के लिए बाजार में आने की छूट देनी पड़ी? समझते हैं इस बार के अर्थ में। चलिए, तो फिर आज फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।